हेलो नमस्कार, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए कैसे हैं? हमारे कुछ सीरीज चल रही है क्लास 9 की और क्लास 10th की इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करने वाले हैं दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो क्लास 9 का जो कि क्लास 9 का चैप्टर क्या है, फर्स्ट है। इसकी ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुकी है, ये 4th वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें, फिर हम कहाँ थे। चलिए तो देखो, हम अभी तक कहानी क्या पढ़ चुके कि वह नेशनल असेंबली के हाथों से पावर जा चुकी है, और पावर अब किसके हाथों में आ चुकी है? जेकोब क्लब वालों के हाथों में आ चुकी है। मतलब पहले क्या था, फ्रेंच के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी नहीं थी? बिल्कुल थी। फिर उसके बाद क्या आ चुका था फ्रेंच के अंदर? ठीक है, फ्रांस के अंदर पहले क्या थी? पहले थोड़ी सी कहानी समझो। फ्रांस के अंदर थी पहले मोनार्की, फिर क्या आ चुका था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ चुकी है। लुईस की कहानी खत्म हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद फ्रांस के अंदर पूरी तरह से क्या आ चुका है? रिपब्लिक सिस्टम। मतलब फ्रांस के अंदर से मोनार्की खत्म हो चुकी है। पहले पावर किसके हाथों में थी? लुईस सिक्सटीन के हाथों में। फिर पावर किसके हाथों में आ गई? नेशनल असेंबली के हाथों में आ गई। जब नेशनल असेंबली चली गई तो अब पावर किसके हाथों में आ चुकी है? जेकोबिन क्लब के पास। और जेकोबिन क्लब में रूल कौन कर रहा है? रॉबस्पियरी। रॉबस्पियरी। सीधी सीधी बात, ये यहीं तक हमने कहानी डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। अब हम देखते हैं कि रॉबस्पियरी के हाथों में पावर आ चुकी है, तो किस प्रकार से फ्रांस के अंदर रिपब्लिक सिस्टम एस्टैब्लिश करता है, और किस प्रकार से एक रेन ऑफ टेरर आ चुका है फ्रांस के अंदर। क्योंकि क्या हो रहा है, बढ़िया आपने रिपब्लिक एस्टैब्लिश कर दिया, लेकिन फ्रांस के अंदर अब आ चुका है रेन ऑफ टेरर। क्या है रेन ऑफ टेरर, समझते थोड़ा सा। मतलब अब फ्रांस के अंदर क्या आ चुका? आतंक का दौर। किस प्रकार से समझो। देखो, जेकोबिन क्लब के हाथों में पावर आ चुकी है कब? 1794 से लेकर 1793 से लेकर 1794 तक, यानी एक साल तक पावर कैसे रही? रॉबेस्पियरी के हाथों में रही। लेकिन फिर क्या होता है, जब जैसे रॉबेस्पियरी के हाथों में पावर आती है, ये रहा रॉबेस्पियरी, देखने में बड़ा डेंजर टाइप लग रहा है ना, तो वो सिस्टम अपनाता है, वो है कंट्रोलिंग का। मतलब यह सभी पर कंट्रोल करना चाहता है। खासकर किसके ऊपर? किसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है? खासकर एक्स नोबल, खासकर एक्स क्लर्जी, और उन सभी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है ये, जो खुद के पॉलिटिकल पार्टीज के हैं और उनके खिलाफ बोलते हैं। और ये सब क्या बन चुके हैं? उसके दुश्मन। तो मतलब एक सेवरे पनिशमेंट का सिस्टम भी अपना रहा है। यदि भैया आपने हमारे खिलाफ बोला तो आप हमारे क्या हो गए? दुश्मन। ये कौन बोलता है? ये बोल रहा है रॉबस्पियरी। सीधी सीधी बात कर रहा हो तो ठीक है। अब रॉबस्पियरी के ये सब क्या बनते जा रहे? दुश्मन। और यदि भाई साहब बोला किसी ने, यदि किसी ने कोशिश भी करी रॉबस्पियरी के खिलाफ बोलने की, तो उसको क्या कर दिया जाता है? ग्लोटिंग। सही, ग्लोटिंग क्या होता है? ग्लोटिंग एक डिवाइस है। डिवाइस कैसी है समझो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, इस तरह की होती है डिवाइस। इसको पहले रब कर सॉरी, इसको रब करते हैं पहले पर। मैं डायग्राम बना के बताता हूँ बढ़िया अच्छे से। चलो इसमें नहीं दिया ना। मान लो ये डायग्राम है। ये डायग्राम क्या, मान लो क्या होता था ग्लोटिंग में, ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बना रहता था। यहाँ ब्लेड रखे, ब्लेड है ना, ब्लेड टाइप की रखी रहती थी, वहां पर रख देता सर, ये जो सर रखने की जगह है। और जैसे ही यहाँ से ब्लेड गिरी, इनके सर शरीर से अलग हो जाते थे। ये देखो, अब इस डायग्राम में देखना। देखो ये दिख रहा है आपको? ये दिख रही है वो ग्लोटिन डिवाइस। एक ग्लोटिन नाम के वो थे पर्सन, तो उनके नाम से बनी डिवाइस। यहाँ पर रख दे रहे सर, और सर धड़ से अलग, जैसे ब्लड गिरी शरीर के ऊपर, सर धड़ से अलग हो गया। मतलब यदि आपने इसके खिलाफ बोला, सॉरी आपने नहीं, मतलब यदि किसी ने भी इसके खिलाफ बोला, तो भैया उसको ग्लोटिंग कर दिया जाता था। अब इस कर्म का फल तो जरूर मिलेगा, इसको देखते हैं अभी क्या मिलेगा। फिर रोबस्पियर ने कानून बनाया। क्या बनाता है ये? एक लॉ बनाता है। लॉ में ये बोल देता है कि भाई जो वेजेस और प्राइस होंगे, और जो वेजेस और जो प्राइस होंगे एक मैक्सिमम सीमा तक रहेंगे। मतलब उसने क्या कर दिया, वेजेस
और प्राइस की एक सीमा तय कर दी। मतलब आप उसके ऊपर कुछ बढ़ा भी नहीं सकते। किसने कर दिया? रॉबस्पियर ने कर दिया। फिर इसने क्या कर दिया? जो ब्रेड और मीट के जो प्राइस है उसको राशन कर दिया। इसका मानना ये था कि भाई सभी तक खाना पहुंचे, मतलब सभी को क्या मिले, इक्वली या फिर बराबर रूप से क्या मिले, सभी को खाना मिले। लेकिन पीसेंट से उसने एक बात बोल दी, पीसेंट से बोला यदि आपको अपने अनाज बेचना है तो आपको वो अनाज कहाँ लेके जाने पड़ेंगे? सिटीज में। यदि आपको अपने अनाज बेचना है तो कहाँ लेके जाने पड़ेंगे? सिटी में लेके जाने पड़ेंगे। और शहर में उसको उसी प्राइस पे बेचने पड़ेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? उसी प्राइस पे बेचने पड़ेंगे जो प्राइस सरकार ने फिक्स की हो। समझ में आया? देखो इसने क्या करा, सबसे पहले इसने ये विचार किया कि एक काम करते हैं, खाना सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे कहने के शोषण हुआ किसका? पीसेंट क्लास का। जो पीसेंट क्लास अपनी मर्जी से कुछ बेच ही नहीं पा रहा है। जो उसको ग्रेन बेचना है सबसे पहले उसको शहर ले जाना पड़ेगा, शहर से उसी दाम में बेचना पड़ेगा जो दाम किसने फिक्स किए हो? सरकार ने। कई नुकसान भी है, कई फायदा भी हो। फायदा किसको? यदि ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो फिर ये फायदा है, यदि किसान को या पीसेंट को कम प्राइस मिल रहा है तो वो नुकसान है। लेकिन रॉबस्पियर ने बोल दिया कि आपको इसी फिक्स प्राइस पे अनाज बेचना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं। चलो भैया, वो दूसरा, जो अच्छी क्वालिटी का अचार नहीं, आटा आटा जो होता था अच्छी क्वालिटी का, अब वो आटा मार्केट में बंद कर दिया गया कि भैया। और दूसरा ये भी बोल दिया कि अब कोई ये वाला आटा यूज नहीं करेगा। ये अच्छी क्वालिटी वाला आटा, महंगा आटा था ये। फिर से बोले कि भाई इक्वलिटी लाने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, स्पीच के थ्रू बोलते हैं, मतलब स्पीच के फॉर्म में इक्वलिटी लाने की यहाँ पर कोशिश की गई। और दूसरा एड्रेस, एड्रेस के साथ क्या एड्रेस? पहले क्या होता था फ्रांस के अंदर? सर मैडम, सर मैडम करके बोला जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत, सर मैडम बोल रहे हो आप किसी से तो आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हो, वो अपने आप को समझेगा, आपसे ऊंचा समझेगा। तो फ्रांस के अंदर ये वाला सिस्टम खत्म करने की कोशिश की गई। फ्रांस के अंदर भैया सभी इक्वल है। फ्रांस के अंदर मेल हो या फीमेल हो, या हाई क्लास का या लोअर क्लास का हो। पहली बात तो हाई क्लास के जो क्लर्जी और नोबल होते थे वो देश के दुश्मन, सॉरी रोबेस्पियर के दुश्मन, जो रोबेस्पियर के दुश्मन वो देश के दुश्मन। तो उससे पहले सर मैडम वाला कॉन्सेप्ट इसने खत्म कर दिया। वही आपसे कोई किसी को सर या मैडम नहीं बोलेगा। अब फ्रांस के अंदर क्या लाई जाएगी? इक्वलिटी लाई जाएगी। वो इक्वलिटी ऐसा नहीं कि इक्वलिटी हम सिर्फ किस में ला रहे हैं? सर मैडम में। हर चीज में इक्वलिटी भैया, खाने में भी इक्वलिटी लाई जाएगी। ऐसा नहीं अब अमीर हो आपके पास अच्छी क्वालिटी का खाना है, नहीं भैया। हमारे पास भी जो हमारे पास भी अच्छी क्वालिटी का रहेगा, आपके पास भी अच्छी क्वालिटी का रहेगा। पहली बात तो जो हाई क्वालिटी वाला आटा था उसको बंद कर दिया, और ब्रेड और मीट को यहाँ पर क्या कर दिया? राशन कर दिया था, कर दिए। अब यहाँ से इको सिस्टम चालू कर दिया भैया, कोई किसी को सर मैडम नहीं बोलेगा। सब क्या है यहाँ पर? सिटी ओन है। सभी क्या है यहाँ पर? इस फ्रांस के क्या है? सभी सिटीजन है, या सभी के सभी क्या है? नागरिक है। इतना क्लियर है कहानी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जितने भी चर्च थे, अब उनको किस में कन्वर्ट कर दिया? सरकारी बिल्डिंग के अंदर। भाई अब कोई चर्च वगैरह काम नहीं करेगा। अब हम उनको किस में कन्वर्ट करते हैं? सरकारी बिल्डिंग में कन्वर्ट करते हैं। देखो फ्रांस पूरी तरह से रिपब्लिक बन चुका है। ये रिपब्लिक बात के बनने की कहानी है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें एक डिक्टेटरशिप नजर भी आ रही है, थोड़ा सा लिबरल पॉलिसी भी। लेकिन काफी ज्यादा जनसंख्या जो है, काफी ज्यादा लोगों का मानना ये है कि नहीं भैया, ये जो पॉलिसी थी कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा लिबरल नहीं थी। अब जब पॉलिसी लिबरल नहीं थी तो रॉबस्पियरी से कहने के कुछ लोग तो नफरत करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। और ऐसा ही होता है। मतलब अब फ्रांस के जो रॉबस्पियरी है, जेकोबिन क्लब वाला, उसको कर लिया जाता है अरेस्ट। कब? जुलाई 1794 पे एक आरोप में उसको कोर्ट में पेश होना पड़ता है। कोर्ट उससे बोलता है कि भाई जो आरोप लगा तुम्हारे पर सही है, तुमने कहीं ना कहीं जनता को परेशान किया है, अब हम तुम्हें क्या करते हैं?
ग्लोटिंग कर देते हैं। जिसने ये डिवाइस यूज करी उसके खिलाफ क्या हो गई, डिवाइस यूज हो गई। उसको बाद में 1794 के बाद ग्लोटिंग कर दिया गया। अब देखो कहीं ना कहीं हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। देखो सुनो, फ्रांस के अंदर क्या क्या हुआ, अब फ्रांस के अंदर जेकोब क्लब भी जा चुका है। अब होगा क्या, समझो। अब जैकोबिन क्लब के हाथों से पावर जा चुकी है। अब पावर किसके हाथों में आएगी, बोलो। अब पावर आएगी किसके हाथों में, अमीर क्लास के हाथों में। जैकोबिन क्लब से पावर हाथ से जा चुकी है। अब पावर किसके हाथों में आ चुकी है, अमीर क्लास के हाथों में आ चुकी है। फिर क्या हुआ, लेकिन इन्होंने सभी को यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये बनाएंगे लेजिस्लेचर। क्या बनाएंगे यहाँ पर, लेजिस्लेचर, अभी बताऊंगा। उस लेजिस्लेचर में बैठेंगे मेंबर, और मेंबरों को चुनना है तो क्या होगा, वोटिंग राइट्स देने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं दिए। जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उनको कोई वोटिंग राइट्स अभी तक नहीं मिले थे। यहाँ पर दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बन चुकी है ना, और जिसमें होगी डायरेक्टरी। देखो एक डायरेक्टरी होगी, और डायरेक्टरी के अंदर होगा 5 मेंबर, और एक किसका काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव का, दूसरा। और एक क्या होगी यहाँ पर, एक दो होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो यहाँ पर दोनों चीज होगी, एक एग्जीक्यूटिव होगी और एक लेजिस्लेटिव होगी। बाकी जुडिशरी क्या कर रही है, अपना काम कर रही है। ठीक होगा, समझो। लेकिन सुनो, बढ़िया भैया डायरेक्टरी अच्छे से काम कर रही है। अब डायरेक्टरी क्यों है यहाँ पर, उनका मानना यह है कि यार देखो हमने रहेंगे ना तो पावर किसी एक पर्सन के हाथों में आ सकती है। तो वापस से क्या हो सकता है, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो सकता है। तो इसी सेंट्रलाइजेशन से बचने के लिए इन्होंने डायरेक्टरी बनाई, जिसके अंदर क्या होंगे, 5 सदस्य होंगे। लेकिन भैया क्या हो रहा है, अब तुमने दो दो बॉडी बना के बैठ गए। बॉडी कौन कौन से, लेजिस्लेटिव भी बन रही है, बन चुकी है, और एक क्या बन चुकी है, डायरेक्टरी भी बन चुकी है। लेकिन ये दोनों भैया फैसले लेने वाले पर्सन है। ये दोनों ऐसी अथॉरिटी है जो कि ले सकती है, फैसले ले सकती है। अब दोनों फैसले ले रही है, तो क्या यह संभव होगा कि दोनों अच्छे से फैसले ले पाए, नहीं होगा। दोनों के बीच लगातार क्या हो रहा था, यहाँ पर क्लेश। और जब भैया सरकार में ही कोई क्लेश हो रहा है तो एक तीसरा पर्सन मजे ले रहा है। अभी आएगा सबसे आखिर में वो ही बताऊंगा तीसरा पर्सन कौन है। यहाँ पर लगातार क्या हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रही है, लगातार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो रही है। लेकिन भले पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो रही है, लेकिन फ्रांस के अंदर कुछ चेंजेस आए। क्या आ गए, फ्रांस के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, चेंजेस किस प्रकार से, सुनो समझो। एक फ्रीडम दे दी गई, क्या दे दी गई, फ्रीडम। इक्वलिटी बिफोर द लॉ दे दिया गया ना। और सुनो, इसके बाद जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट भी स्टार्ट होने लग गए, जो बाद में जाके पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लग गए। अब ये चाहता है कि भैया कहीं ना कहीं हमारे फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आए और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। देखो जो भी आ रहा है ना, वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। जनता के लिए नहीं कर रहा, वो पहले अपने खुद के लिए कर रहा था। तो बाद में वही डिमांड उठेगी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी, आइडियल ऑफ फ्रीडम, है ना। बाद में फ्रांस के अंदर और बाकी कंट्रीज जो थी फ्रांस से बाहर, मतलब फ्रांस के अलावा जो कंट्रीज थी उनमें भी ये मूवमेंट उठने लग गए। सीधी सीधी बात है, यदि आपके पड़ोसी में धमाका हुआ तो धुआं आपके यहाँ भी उठेगा। यदि सॉरी पड़ोसी के यहाँ कोई आग लगी तो धुआं आपके यहाँ भी उठेगा। वो ऐसे हुआ फ्रांस के अंदर। जब इतना कुछ हो गया, लोग डिमांड करने लग गए, तो बाकी कंट्रीज में भी ये डिमांड उठने लग गई कि भैया हमें भी क्या चाहिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, हमें भी क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, हमें भी, हमारे यहाँ भी क्या होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए। और यही आइडियल तो बाकी के देश ने अपनाने लग गए। अभी पढ़ोगे, अब 10th क्लास में चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें आपका नेशनलिज्म वाला है ना, उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से फ्रांस से इंस्पायर हो गए बाकी देशों ने भी अपने यहाँ मूवमेंट किया। ठीक है,
तो एक डायलॉग भी छोड़ा था, जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, और ऐसे ही होगा। अभी पढ़ेंगे, चलो ठीक है। और बाद में ये भाई साहब ये मजे ले रहे हैं कोने में बैठ के, ये देखो ये कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट। एक सेकंड, ये कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट। ये पूरा मजे ले रहा है इंसान, पूरा मजे ले रहा है नेपोलियन बोनापार्ट। समझ गए आप? वो पूरा देख रहा है कि भाई किस प्रकार से फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है। और जब वहां पर वो अब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, वो आपस में लड़ने में लगे, तो ये भाई साहब क्या कर रहा है, अपनी पावर्स को बढ़ाया जा रहा है। वो इतना बढ़ा लेगा कि पूरा फ्रांस पे राज करेगा ये। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। इसका आखिर में छोटा सा कॉलम पढ़ेंगे कंक्लूजन में, है ना। तो ये क्या हो चुकी है पूरी कहानी, देखो सुनो क्या क्या हो चुका है पूरी कहानी में। मैं आपको वैसे रिवाइज करवा चुका हूँ बहुत बार। मैंने आपको पढ़ाया पहले लुई 16, फिर मैंने आपको पढ़ाया नेशनल असेंबली कैसे आई, फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि किस प्रकार से नेशनल असेंबली का खात्मा होता है और जेकोबिन क्लब पावर राइज करती है। जेकोबिन क्लब में कौन आता है? रॉबेस्पियरी। इसके समय आता है रेन ऑफ टेरर, आतंक का दौर। रॉबेस्पियरी की कहानी भी खत्म हो गई। फ्रांस के अंदर पहले क्या थी? मोनार्की, फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फिर आया रिपब्लिक सिस्टम। ठीक है, अब आएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अब यहाँ पर महिलाएं भी क्या करेंगी? अपने अधिकारों के लिए डिमांड करेंगी। और कहीं ना कहीं जो स्लेवरी थी वो भी अब धीरे धीरे कम होगी। दो चीजें वो बच्ची है बस, स्लेवरी बच्ची है अपनी, और एक बच्चे अपने वोमेन्स। बस दो क्लास हो लूंगा मैं इसकी, और पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म कर दूंगा। देखो इतिहास बहुत बड़ा पोर्शन है, क्लास 9 और क्लास 10 का। मैं ऐसा नहीं कि हवा में उड़ा के एक या दो क्लास में खत्म कर दूं, नहीं करूंगा। सब कुछ पूरी तरह से मैंने डिटेल में पढ़ाया है, और पिक्चर के थ्रू पढ़ाया, ताकि आपके जो दिमाग में कुछ पिक्चर छपे तो आपको कुछ क्या हो, याद आ जाए। विजुअल होता है ना, विजुअल के थ्रू हमें झल्ली आ जाती है चीजें। तो ऐसे इसलिए मैंने पिक्चर के थ्रू लेकर आया। चलो, तो यहीं पर हमारी क्लास क्या होती है, पूरी तरह से समाप्त होती है। ठीक है, बाकी की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूँ वुमेन्स ने किस प्रकार से मूवमेंट करा। देखो मैं बता दे रहा हूँ, 90% मैंने खत्म कर चुका हूँ, और जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था पूरा खत्म हो चुका है। अब जो 10% कहानी बची है वो आखिर का छोटा मोटा क्लाइमैक्स के बाद की कहानी बची है। क्लाइमैक्स खत्म हो चुका है, क्लाइमैक्स के बाद की छोटी सी कहानी आती है ना, बस वो बची है ना। छोटी सी कहानी पढ़ना, स्लेवरी और वुमेन्स ने किस प्रकार से अपने अधिकार लिए। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपने ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भैया, है ना। क्लास बड़ी मेहनत लगता है, देखो ये आप इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।